हेलो एवरीवन, वंस अगेन मैं स्वप्निल आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ब्यूटीफुल चैनल पे जिसका नाम है कीप लर्निंग। तो ओके, आइए शुरू करते हैं जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे चैप्टर 1 की, यानी इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 3, नीट पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, अभी क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं पढ़े जाके वीडियो चेकआउट कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है, if force F, velocity V and time t are taken as a fundamental quantities। ठीक है, fundamental quantities हमें दिया है force, velocity and time, then the dimension of mass r। ठीक है, 2014 में ये क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले हमें देखो एक फार्मूला पता है, कॉमन सा फार्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमें मास का डायमेंशन इन्होंने पूछा है, तो हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी। हम ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें यूनिट दिए हैं, देखो फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। अगर मैं इनका डायमेंशन लिखता हूँ तो ये हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन होता है 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। फिर टाइम का 1 इन टाइम, और वेलोसिटी का आएगा 1 इन लेंथ -1 इन टाइम। लेंथ से लेंथ कट जाएगा, फिर इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1 इन मास। टाइम ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर एक से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। और एक टाइम है, तो ये हो जाएगा 0। पर हमें ये नहीं चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ एफ टी वी ही चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ अगर एफ टी वी हमें लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, वन इन एफ, 1 इन टाइम और -1 इन वेलोसिटी। ठीक है, अब हमने क्यों सॉल्व नहीं किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, तो ये आ गया इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 32। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजी सिस्टम ऑफ यूनिट 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें मटेरियल की डेंसिटी दिया है 4 ग्राम पर मीटर क्यूब इन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 ग्राम। ठीक है, तो क्या होता है, हम हमारे तरफ से यूनिट ऑफ सिस्टम ले सकते हैं, जिसकी जैसे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम होता है 1 सेंटीमीटर, 1 kg। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, 1 ग्राम को आप 1 सेंटीमीटर को आप 10 सेंटीमीटर मान लो, 1 ग्राम को आप 100 ग्राम मान लो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, और उसे कन्वर्ट करना है किसको, इस 4 ग्राम ऑफ सेंटीमीटर क्यूब को जो हमें गिवन दिया है। ठीक है, किन सिस्टम में कन्वर्ट करना, देखो द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम।
ठीक है। तो हमने फार्मूला पता है कि N1 U1 हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो उसको चेंज करने के बाद उसका वैल्यू बदलेगा नहीं। U1 stands for unit and N1 is the numerical value। तो ये रही न्यूमेरिकल वैल्यू और ये रहा उसका यूनिट। तो हम सबसे पहले N1 U1 की वैल्यू लिख लेंगे कि N1 होता है 4 और UN जो वैल्यू है G अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। अब जो नए टर्म में वैल्यू आएगी वो हमें पता नहीं है, वो हमें निकालनी है, तो ये रहा N2। अब U2 क्या है कि हमें उन्होंने दिया है कि नई यूनिट लेंथ में हम 1 ग्राम को 1000 ग्राम मान ली और 1 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर मान ली। देखो यहाँ पे गिवन इन द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यानी यूनिट ऑफ लेंथ को 10 सेंटीमीटर मान लो एंड यूनिट ऑफ मास को 100 ग्राम मान लो। अब यहाँ पे वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे जो हमारा नया यूनिट ऑफ सिस्टम है। हम जैसे 1 यानी हम अगर मैं ये डैश यूज करूँ नए सिस्टम के लिए, जी डैश एंड सेंटीमीटर डैश, एक स्टेप बढ़ जाएगी पर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब एंड टू 100 ग्राम अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट और 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, क्यूब की बात हो रही है ना, तो आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर डैश इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब करेगी तो हम 1000 मिलेगा। तो यहाँ से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, नीचे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो वो कट जाएंगे और सीधे N2 की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, तो D इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32। डायमेंशन ऑफ resistance in electrical circuit in terms of dimension of mass, length and time। मास, लेंथ और टाइम के टर्म में हमें रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट V अपॉन I, V इज इक्वल टू IR से ये फार्मूला है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, प्रीवियस नहीं जो हमारे अभी सीरीज हुए हैं, मतलब लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 में वोल्टेज का क्वेश्चन है। 2007 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखो। तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स को लिख सकते हैं 1 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 इन लेंथ। चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम। ठीक है ना, करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ से चार्ज इंटू टाइम, तो चार्ज का होता है 1 इन एम्पियर 1 इन टाइम, और फिर से करंट 1 इन एम्पियर। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 3 इन टाइम माइनस 2 इन एम्पियर। तो यहाँ से C इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। The velocity v of the particle at time t is given by। हमें इक्वेशन दिया है at प्लस b अपॉन t।
टी प्लस सी वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। ए बी सी का है पॉजिटिव कांस्टेंट है कोई भी कांस्टेंट से। द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली, और ए बी सी का डायमेंशन हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले हम अब डायमेंशनल इक्वेशन सॉल्व करने का बड़ा ही अलग सा मेथड होता है जी। आप सभी ने यूनिट एंड डायमेंशन अच्छी तरह से पढ़ा होगा, इसीलिए आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। तो आपको कुछ यहाँ से इनकी प्रॉपर्टीज पता है डायमेंशंस की, कि इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हम क्या करते हैं, जो टू क्वांटिटीज ऐड होती है उनका डायमेंशन हम सेम लेते हैं, ठीक है। यानी देखो, यानी क्या हो रहा है, ये रहा वेलोसिटी, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ओके। देखो लेफ्ट साइड में वेलोसिटी और राइट साइड में ये रहा पूरा इक्वेशन। तो इस पूरे इक्वेशन का भी डायमेंशन, क्योंकि ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है, तो इस पूरे इक्वेशन को डायमेंशनली सॉल्व करने के बाद इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी के इक्वल ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ही करना है डायमेंशन, इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन। तो अगर मैं इस दो टर्म को इक्वेट करता हूँ, तो ये टर्म का भी डायमेंशन वेलोसिटी की जितना ही होगा, और इस टर्म का भी डायमेंशन वेलोसिटी का जितना ही होगा, क्योंकि इसीलिए हम उसे क्या करें, ऐड करें। अगर ऐसा नहीं होता तो हम उसे ऐड नहीं कर पाते, ठीक है। किसी भी दो क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम हो तो ही हम उसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवीजन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। तो इस लॉ की वजह से, या मैं ये कह सकता हूँ कि इस रूल के वजह से हम v इक्वल्स टू ए टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें कांस्टेंट यानी ए का डायमेंशन निकालना है, तो v बाई टी वेलोसिटी हो जाएगा 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम, और नीचे भी 1 इन टाइम, तो ये जाएगा 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम, ठीक है। अब बचे दो। अब देखो इस इक्वेशन को टी प्लस सी, अब देखो ये तो पॉजिटिव कांस्टेंट है और यहाँ टाइम, डायमेंशनली इस इक्वेशन को सही करने के लिए कोई भी दो क्वांटिटी जिसका डायमेंशन सेम हो उसी को ही हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये सी इस टी में ऐड हो सकता है, कब वो ऐड हो सकता है, जब इस सी का भी डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल हो, यानी टाइम के इक्वल हो। तो यहाँ से सीरीज से ये पता चलता है कि सी का भी डायमेंशन क्या है, टी के बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ सी इज टी, ठीक है ना। एडिशन आपको रूल समझ आ रहा होगा एडिशन का, क्योंकि जो डायमेंशनली सेम है उसी को ही हम ऐड करते हैं, ठीक है। ये रहा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखो इस पूरे टर्म को देखो, डी अपॉन टी प्लस सी, बी अपॉन टी प्लस सी को हम वी की इक्वल लिख सकते हैं। अब हमें ये डायमेंशनली सेम है, यानी इसका डायमेंशन टी आएगा, सिर्फ टी, क्योंकि एडिशन हो रही है, सिर्फ टी हो रही है वेलोसिटी। यहाँ से अगर बी का डायमेंशन चाहिए तो वेलोसिटी इंटू टी, वेलोसिटी आएगा 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम, और ये रहा 1 इन टाइम। तो टी से टी कट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 1 इन लेंथ, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऐसे ऑप्शन नंबर ए सही लगता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। The ratio of the dimensions of Planck's constant and that of the moment of inertia in dimensional form। Planck's constant और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें क्या पता करना है, डायमेंशन पता करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच म्यू, पढ़ा होगा, और एच यानी प्लांक कांस्टेंट होता है ई अपॉन म्यू, म्यू यानी फ्रीक्वेंसी, ई स्टैंड फॉर एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 2 इन लेंथ 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम। तो ये टाइम ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम। ठीक है ना, पॉजिटिव रहेगा तो एक को कैंसिल कर देगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये मार स्क्वायर। ठीक है ना, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी वो डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 1 इन मास 2 इन लेंथ, तो इसे इक्वेशन में रख दो, 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम अपॉन 1 इन मास 2 इन लेंथ। 1 इन मास कट कैंसिल हो जाएगा, 2 इन लेंथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3 वर्स यानी माइनस 1 इन टाइम। तो माइनस 1 इन टाइम किसका डायमेंशन होता है, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है ना, अगर माइनस 1 टाइम को अपन 1 अपॉन टी लिख ली तो ये किसका डायमेंशन है, फ्रीक्वेंसी। सही बात है, तो यहाँ से आएगा क्वेश्चन ए, सही आंसर है। तो 2005 में क्वेश्चन आया था। So next question 36, question number 36, the equation is given here। कि सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, ये गिवन इक्वेशन डायमेंशनली सही है। तो एडिशन करते वक्त, एडिशन करते समय क्या होगा, जिनकी भी एडिशन हम कर रहे हैं इन इक्वेशन में उनका डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, अभी सभी की वैल्यूज भी दिए है, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे थीटा को एंगल नहीं लेना है क्योंकि उन्होंने गिवन दिया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। If a and b are constants, so the a and b are constants, the dimensions of will be। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं अगर ऐड कर रहा हूँ तो ये तो रहा प्रेशर स्क्वायर है, तो ये तो रहा प्रेशर। अगर इसे अगर मैं इस इसमें ऐड कर रहा हूँ तो डायमेंशनली सही होने के लिए इसका भी डायमेंशन, इस टर्म का भी डायमेंशन इसके डायमेंशन की इक्वली होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है। तो डायमेंशनली सही होने के लिए इसका डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन की इक्वली होगा, यानी प्रेशर का डायमेंशन ए अपॉन वी स्क्वायर के इक्वली होगा। यहाँ पे नेगेटिव की साइन हमें नहीं देखना क्योंकि हम डायमेंशन को ही देख रहे सिर्फ। और अगर यहाँ से मैं ए का डायमेंशन निकालूँ तो ये हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम नॉट वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन गिवन में, आई मीन क्वेश्चन में गिवन है हमें। क्या हो जाएगा, जल्दबाजी में मुझे वेलोसिटी समझ लेंगे। अब हमें प्रेशर पता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, वॉल्यूम का स्क्वायर यानी लेंथ का, आई मीन वॉल्यूम का होता है एल क्यूब और उसका स्क्वायर। फिर आ जाएगा, एक काम करता हूँ सीक्वेंस वाइज लिखता हूँ, यानी पहले प्रेशर लिखता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हो जाएगा 1 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम, और एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। वॉल्यूम का होता है, ये आ गया प्रेशर का, और वॉल्यूम का होता है एल क्यूब
और उसका भी स्क्वायर है, ठीक है। सो इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1 in mass 5 in length -2 in time। ए का डायमेंशन, तो यहाँ से सी सही जवाब होगा, क्योंकि हमें सिर्फ ए का डायमेंशन पूछा है, बी की निकालने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, turpent oil is flowing through a tube of length L, radius R. The pressure difference between the two ends of the tube is P. The velocity of oil is given by, ठीक है, ऑयल की वेलोसिटी हमें यहाँ पे गिवन दिया है, गिवन बाय where v is the velocity of oil at the distance x from the axis of the tube, the dimension of eta r, ठीक है। अब eta का डायमेंशन है पूछा है, इक्वेशन लिख लो सबसे पहले। अब देखो प्रेशर का डायमेंशन हम पता है, मनी प्रेशर का फॉर्म होता है फोर्स अपॉन एरिया। वन इन मास, वन इन लेंथ, -2 इन टाइम, फोर्स अपॉन एरिया यानी एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें आर तो पता है कि यहाँ पे रेडियस की वन है, देखो क्वेश्चन में दिया है हमें कि आर क्या है, रेडियस, ये रहा आर, रेडियस है। अब इस इक्वेशन में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी इस एक्स स्क्वायर का भी डायमेंशन इस आर के इक्वल होगा, क्योंकि उसी वजह से वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मुझे दो डायमेंशन लिखने की यहाँ पे जरूरत है नहीं, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी उसका डायमेंशन सेम ही होगा, आर स्क्वायर यानी आर क्या होता है, लेंथ, रेडियस यानी इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, तो लेंथ के स्क्वायर के इक्वल ही होगा, ठीक है। फिर v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑयल, वेलोसिटी भी पता है 1 इन लेंथ -1 इन टाइम, और l इज द लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्यूब यानी वो भी 1 इन लेंथ होगा। सो 2 इन लेंथ, 2 इन यहाँ पे कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, और -1, और इसमें एक -1 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एक -1, क्या आएगा, 1 इन मास -1 इन लेंथ -1 इन टाइम। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 38, टाइम डिपेंडेंसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय, इक्वेशन दिया है p इक्वल्स टू p नॉट e raised to the power minus alpha t square, where alpha is the constant, t is the time, the constant alpha is, ठीक है। अब देखो e raised to the power minus alpha t square, ये जो पूरा नंबर एक कांस्टेंट है,
ठीक है, ई रेज टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर इट्स अ constant and the alpha t square is also constant. एक कांस्टेंट नंबर का डायमेंशन नहीं होता तो वो क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी से डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, पर हमें अगर अल्फा का डायमेंशन लिखना हो तो हम अल्फा को, यानी अल्फा टी स्क्वायर जिसका डायमेंशन कुछ होगा नहीं यानी 0, तो अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी स्क्वायर, फिर इसका डायमेंशन आ जाएगा -2। सिर्फ अल्फा की बात हो रही है यहाँ पे, पूरे टर्म की नहीं। तो इट हैज़ द डायमेंशन, तो इसका सही आंसर आएगा -2। 1993 में क्वेश्चन आया था। जल्दबाजी में पूरे टर्म को डायमेंशन लिख लिया, इसका ये मतलब नहीं होगा कि अल्फा का भी डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 39, पी रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, C represents speed of light, and S represents radiation energy strikes per unit area per second. The non-zero integers x, y, z such as px, sy, cz is dimensionless r। 1992 में क्वेश्चन आया था। तो मैं इन्हें हमें, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन टर्म्स को डायमेंशन लेस लिखना है। ठीक है ना, यानी p raised to the power x, s raised to the power y and c raised to the power z, इनका जो डायमेंशनली आंसर आएगा वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बराबर होगा, यानी M0 L0 T0। तो हमें क्या करना है, इस एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकलनी है, एक्स वाई जेड की। ठीक है, हमें ये तो पता है कि डायमेंशनली इनका 0 है। पी हमें दिया हुआ है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की बात हो रही है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। वन इन मास, वन इन लेंथ, -2 इन टाइम अपॉन एल स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के बाद प्रेशर का तो अभी डायमेंशन याद ही होना चाहिए, -1 -2 इन टाइम। S stands for radiation energy strikes per unit area। ठीक है, S stands for रेडिएशन एनर्जी, तो एनर्जी है पर यूनिट एरिया पर सेकंड, पर यूनिट एरिया पर सेकंड। ठीक है, यानी टाइम। अब एनर्जी का हमें फार्मूला पता है, 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाइम। वन इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाइम। एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर T1। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 इन मास -3 इन टाइम। अब स्पीड ऑफ लाइट मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड में होता है, यानी वेलोसिटी की बात हुई यहाँ पे। 1 इन लेंथ -1 इन टाइम। -1 इन टाइम, इस इक्वेशन में रख दो।
अब मैं ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो एस का आ जाएगा एम रेस्ट टू द पावर वाई, फिर टी रेस्ट टू द पावर -3y, और सी का आ जाएगा 1 रेस्ट टू द पावर जेड, टी रेस्ट टू द पावर -z। इक्वेट करो x प्लस वाई, फिर एल आएगा -x -3y -z, और टी आ जाएगा -2x -3y -z, प्लस होगा। एल के दो ही टर्म है, -x प्लस z। ठीक है, ये और ये, और टी के ये तीन टर्म है, -2x -3y -z। तो हमें देखो ऑलरेडी इन्हें जीरो ही लेना है, तो रादर देन सॉल्व हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करके देखेंगे इक्वेशंस के, यानी हम हमारे जो आंसर है एमसीक्यू ऑप्शन है उससे सीधा उठा के यहाँ करेंगे। अगर मैं ए ऑप्शन को चूज करता हूँ, 1 1 1 1 1 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो पहला होगा ही नहीं। ठीक है, पहला तो होगा ही नहीं। दूसरा देखो, -1 1 1, एक्स को -1 रखो रखो, वाई को 1 रखो, तो एम रेट तो 0 आ जाएगा। तो देखो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो एम 0 हो जाएगा। फिर एल की बारी, -x, तो x की वैल्यू -1 तो हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 2, जेड को अगर 1 रखता तो 1 प्लस 1 2, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब सी की बारी देखो, 1 -1 1, एक्स को 1 रखो, वाई को -1 रखो, तो एम तो 0 मिलेगा। फिर एक्स को 1 रखो यानी -1, प्लस जेड को 1 रखो तो एल भी 0 मिलेगा। अब टी की बारी, तो यह जाएगा -2 + 3, क्योंकि वाई को रख रहा हूँ। ठीक है, साइड में सॉल्व ही कर लेते, -2 × 1 -3 × -1 -1, देखते 0 आता है क्या। तो यह जाएगा -2 + 3 -1 इज इक्वल टू 0, -2 + 2 इज इक्वल टू 0, और यह आ जाएगा 0। सो सी जो है 100% सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। Frequency of vibration f of a mass m suspended from a spring of spring constant k is given by the relation। देखो एक रिलेशन हमें दिया है, f is equal to m raised to the power x and the k raised to the power y। f is a frequency, m is the mass and the k is spring constant, उसका रिलेशन दिया है। और एक है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई, पता करना है एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है -1 इन टाइम, क्योंकि उसका यूनिट होगा 1/टाइम। और उसके बाद मास का तो पता ही है, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है -kx, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो नेगेटिव का हमें कुछ करना है ही नहीं,
हमें सिर्फ की वैल्यू पता करनी है, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को लिख सकता हूँ मैं एफ अपॉन एक्स, 1 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम अपॉन 1 इन लेंथ, तो यह आ जाएगा 1 इन मास माइनस 2 इन टाइम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का हमें पता है कि माइनस टी आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, उसे लिखने की ज़रूरत है नहीं। मास का तो एम एक्स, और के का हमें निकालना है, हमने निकाला है एम रेस्ट टू द पावर वाई टी रेस्ट टू द पावर माइनस 2y। ऐसे एम आ जाएगा एक्स प्लस वाई और टी आ जाएगा माइनस 2y। इक्वेशन को बैलेंस करो तो एक्स प्लस वाई 0 आ जाएगा और माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1। तो 1 से 1 कटे, y का वैल्यू आ जाएगा 1/2। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो C इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। If x is equal to at plus bt square, where x is the distance traveled by the body in kilometers while t is the time in seconds, the unit of the b is। देखो इस अभी इक्वेशन ऐड हो रहा है, यानी x की इक्वल हो रहा है। x को क्या क्या लिखा है, डिस्टेंस लिखा है। तो इस पूरे टर्म को सॉल्व करने के बाद डायमेंशन क्या आएगा, x के बराबर ही रहेगा। यानी इन दोनों को ऐड कर रहा हो तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम ही होगा। हमें सिर्फ b का डायमेंशन निकालना है, तो हम b को यानी बी टी स्क्वायर को x के बराबर लिख सकते हैं, डायमेंशनली बात कर रहा हूँ। ठीक है, और b को x अपॉन टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। x का डायमेंशन हो जाएगा 1 इन लेंथ, और t जो नीचे आएगा टी स्क्वायर यानी 2 इन टाइम, 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम, इसका डायमेंशन आ जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ यूनिट लिखना हो तो लेंथ का यूनिट हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, और टाइम का हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरवल मेजर्ड बाय द क्लॉक इज गिवन बाय। ठीक, हमें 5 रीडिंग दिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एरर्स के क्वेश्चंस शुरू होते। व्हाट विल द परसेंटेज एरर एंड द इन द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है यानी परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज एरर की बात अगर करूँ मैं, तो वो होता है डेल्टा मीन अपॉन मीन इंटू 100%। ठीक है, तो ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंट। और सबसे पहले हमें मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालते, तो ए मीन का फार्मूला होता है, जितने क्वांटिटीज दिए हैं हमें, ठीक है, A1 A2 A3 अप टू n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, और इसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट मीन। डेल्टा ए मीन को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मीन। तो एब्सोल्यूट मीन का फार्मूला होता है डेल्टा A1 मॉड डेल्टा A2 प्लस
डेल्टा ए एन अपॉन एन, और डेल्टा ए वन होता है ए वन इन रियल वैल्यू माइनस ए मीन, जो कि ये वाला ए मीन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए मीन निकालेंगे 1.25, 1.24, 1.27, 1.21 प्लस 1.28। ठीक है, गिवन वैल्यूज को रखो डिवाइड बाय 5, क्योंकि वो 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5। इसे अब जब सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1.25 सेकंड। ठीक है, फिर आप इसको यूज करके डेल्टा ए वन निकालोगे, यानी ए वन क्या होता है 1.25 माइनस 1.25, यह जाएगा 0। सिमिलरली आप डेल्टा ए टू सॉल्व करोगे, से फिर डेल्टा ए थ्री सॉल्व करोगे। ठीक है, और उन सारे इक्वेशंस आंसर्स को यहाँ पे पुट करोगे। तो जिस तरह ये आ गया 0, सिमिलरली आप और सॉल्व करोगे तो उसका आएगा 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 डिवाइड बाय 5। इसका आंसर आएगा 0.1 अपॉन 5। अब इसे इस फार्मूले में रखने के बाद परसेंटेज एरर आएगा 0.1 बाय 5 to 1.25 इंटू 100% में आ जाएगा 1.6%। यू कैन सॉल्व, कुछ नहीं करना है, पूरा कैलकुलेशन बेस है, कुछ इसमें इतना लॉजिक है नहीं। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को क्या करें। हमें एक्सप्रेशन दिया है उसमें, c raised to the power 1/3 d raised to the power 3, और हमें क्या करना है, एरर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर निकालना है, कितना होगा। तो हम, आपने यूनिट एंड डायमेंशन अगर चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा तो आपको एरर के भी कुछ डिफिनेशंस पता होंगी, कुछ फार्मूलेस पता होंगे। तो ठीक है, उन्हीं फार्मूलेस को यूज करके हम क्या करते हैं, ये सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा डेल एक्स बाय एल एक्स इंटू 100। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात कर रहा हो तो ये आ जाएगा 100। फिर ये आ जाएगा, पावर नीचे आएगा मल्टीप्लाई में, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस 1/2 भी नीचे आएगा, डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस 1/3 डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब हमें क्या गिवन है, इनकी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, इन इक्वेशंस की। तो वो है, देखो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ध्यान से, ए बी सी डी उनकी
परसेंटेज वैल्यू हमें क्या है गिवन है, तो उसे यहाँ पे रखेंगे 1% बाय 2 इंटू 2%, 1/3 इंटू 3% और 3 इंटू 4%। आफ्टर सॉल्विंग तो 2% कट जाएगा, 1% ये भी कट जाएगा, 1% और रह जाएगा 12%। सिंपली ऐड करो, ये आ जाएगा 60%। ठीक है, बी इज योर राइट आंसर। 2019 में क्वेश्चन आया और अच्छा सवाल है। सिंपल मैथमेटिक्स है एरर की, अगर आपको मैथमेटिक्स और बहुत ही इजी मैथमेटिक्स है एरर्स की, आप जाओ बुक्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये आपको समझ आएगा। अगर मैं यहाँ पे आपका बेसिक लेता बैठूंगा तो क्वेश्चन हमारे हो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 44 सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम कॉपी पेस्ट 2013 में है, तो मैं इसे डायरेक्ट करूंगा। यहाँ पे हमें क्या करना, सेम टेक्निक यूज करके परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज निकालना है, तो ये जाएगा 3 del A by A प्लस 2 del B by B प्लस del C by C प्लस del D by D। अब हमें वैल्यूज भी दिए है 3 इंटू 1%, 2 इंटू 2%, फिर इसका भी दिया है 3% और 4%। सिमिलरली ऐड करो 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4%। ये आ जाएगा 14%। ठीक है ना, डी 40%, बी 40% is your answer. Now the next question 45. The student measures a distance travel in a free fall of a body initially at rest in the given time. He used this data to estimate g, okay, gravitational acceleration को पता कर रहा है। The acceleration due to gravity if the maximum percentage error in the measurement of a distance and the time are E1 and E2 respectively, the percentage error in the estimate of g is 2010 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता है डिस्टेंस का, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हमें यहाँ पे दिया है कि इनिशियली एट रेस्ट इन गिवन टाइम। ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ो। तो इनिशियली रेस्ट पे यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, तो अगर डिस्टेंस निकालने के लिए ये हो जाएगा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है यार। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो डिस्टेंस आएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब डिस्टेंस मेजर कर रहा है वो, डिस्टेंस नहीं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेजर कर रहा है। तो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन को जी लिख सकता हूँ टी स्क्वायर। अगर वो जी मेजर कर रहा है तो ये हो जाएगा 2s बाय टी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2s बाय टी स्क्वायर। अगर मैं इसका परसेंटेज एरर ले लूँ, डेल जी बाय जी इंटू 100 इज इक्वल टू
और एस इन डिस्टेंस को हाइट मान लूँ, ठीक है, एस को क्या मानता हूँ, हाइट, तो ये हो जाएगा, टू तो कांस्टेंट है तो वो आएगा नहीं, डेल एच बाय एच प्लस 2 टाइम डेल टी बाई टी, और हमें परसेंटेज में चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है कि जो इफ द मैक्सिमम परसेंट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड द टाइम, तो जो डिस्टेंस मेजर कर रहा है, हाइट मेजर करता है, तो उसमें एरर आ रहा है E1, और टाइम मेजर कर रहा है उसमें उसका एरर आ रहा है E2। और हमें क्वेश्चन यही पूछा है उसमें जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू आएगी E1 प्लस 2E2। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 2010 मेंस में आया था। 46, क्वेश्चन नंबर 46। If the error in the measurement of radius of sphere is 2%, ठीक है, then the error in the determination of volume of the spheres, देखो तो will be, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम एरर डेल वी बाई वी, 4/3 पाई तो हो गया कांस्टेंट, और ये आएगा 3 डेल आर बाय आर। रेडियस, स्फीयर के रेडियस का परसेंटेज एरर में दिया है 2%, तो वॉल्यूम का हो जाएगा 6%। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, फिर से यहाँ पे सेम क्वेश्चन टू 1999 में रिपीट हुआ है। पहला जो क्वेश्चन नंबर 46 था वो 2008 में आया था, और ये 1990। सेम v इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब, डेल वी बाई वी हमें निकालना है, 4/3 पाई कॉमन है, कांस्टेंट है, 3 इंटू 0.1%, तो यह जाएगा 0.3%। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 48, question number 48, the density of a cube is measured by measuring its mass and the length of its side. If the maximum error in the measurement of the mass and length are 3%, 2% respectively, the maximum error in the measurement of the density would be 1996 में क्वेश्चन है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास और वॉल्यूम यानी लेंथ क्यूब, ठीक है ना, क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे, क्वेश्चन में मेंशन है। डेंसिटी का एरर हो जाएगा डेल रो बाय रो, मास का एरर हो जाएगा डेल एम बाय एम, और लेंथ का एरर हो जाएगा 3 टाइम्स डेल एल बाय एल। मास का एरर में पता है 3% है, और लेंथ का भी गिवन है 2%। 3 to the 6, 6 plus 3 9% is the right answer, D. Now question number 49, percentage error in the measurement of mass and speeds are 2%, 3% respectively. The error in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speeds will be, काइनेटिक एनर्जी का हमें फार्मूला अच्छी तरह से पता है, वो होता है हाफ mv²। हमें काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज निकालना है, आई मीन एरर निकालना है परसेंटेज में ही, ठीक है। 1/2 तो कांस्टेंट है, यह आ जाएगा डेल एम बाय एम, म्हणजे यानी एरर इन मास, एंड 2 टाइम्स
डेल वी बाय वी, वेलोसिटी में एरर। तो मास का एरर पता है हमें 3%, सॉरी 2%, क्वेश्चन में मेंशन है, और वेलोसिटी का है 3%। ऐड करो 3 to the 6, 6 plus 2 8%, तो द ए इज राइट आंसर। एरर के काफ़ी अच्छे और आई मीन इजी सवाल होते हैं, अगर आप फोकस करो तो इजीली हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, 2 स्टेप 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 50 देखो, सर्टन बॉडी वेट, सर्टन बॉडी का वेट दिया है एंड हैज अ मेजर्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम दिया 4.7 cc। द पॉसिबल एरिया इन द एस्टिमेट ऑफ मास एंड द वॉल्यूम इज, मास में और वॉल्यूम में पॉसिबल एरर्स भी दिए 0.01 ग्राम एंड 0.1 cc। द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी विल बी, तो वही फार्मूला रिपीट होगा, डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें डेंसिटी में एरर पता है, मैक्सिमम एरर निकालना है तो रो डेल रो बाय रो, ये हो जाएगा डेल एम बाय एम प्लस डेल वी बाय वी। तो मास में एरर पता है हमें 0.01, और उसका एक्चुअल मास मास है यानी वेट 22.42 ग्राम। डेल वी यानी एरर है वॉल्यूम में 0.1 cc, और एक्चुअल उसका वॉल्यूम है 4.7, और हमें चाहिए परसेंटेज एरर, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करो, इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास आएगा, यानी बी इसका सही जवाब है। यू कैन सॉल्व, आप घर पे सॉल्व करो इसे। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो क्वेश्चन नंबर 51 इज टेकिंग इनटू अकाउंट। अब देखो क्या है, सिंपल मैथमेटिक्स में अगर एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो भी करके आपको दूंगा तो वो अच्छा नहीं ना आपके लिए भी। अगर आप कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हो, सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। तो देखो यहाँ से अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ क्वेश्चंस है। एक ही क्वेश्चन आया है लास्ट 36 ईयर में, तो वो भी 2020 में। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। देखो सिंपली अगर आप इसे सॉल्व करते हो, ठीक है, माइनस 0.0099, इसे सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 9.9801। सही है, पर जो सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर्स के रूल्स होते हैं, वो रूल्स कहते हैं कि जो मिनिमम यानी स्मॉल नंबर है जिससे आप उसे घटा रहे हो, उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यूज है जो कि 3 है, उसके इक्वली उसका आंसर के वैल्यूज होगा। यानी इसके सिग्निफिकेंट वैल्यूज 3 है तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट वैल्यू 3 ही होनी चाहिए, यानी 9.98 ही उसकी सही वैल्यू होगी। देखो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए। तो योर राइट आंसर इज ए। ठीक है, ये वैल्यू मत लिखना, डी मत लिखना, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो उसका रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ठीक है, ऑलवेज स्मॉल वैल्यूज का जो सिग्निफिकेंट फिगर है, उस फिगर का ही मतलब आंसर उसका ही फिगर होगा, यानी स्मॉल फिगर की इतना ही उसका भी फिगर होना चाहिए स्मॉल आंसर का। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 52। अब देखो यहाँ से कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का भी क्वेश्चन आ रहा है, 2021 में आए थे। स्क्रू गेज गिवन इन द फॉलोइंग, स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग दिया है 0.0 mm, और सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया है 52 डिवीजन, गिवन बाय 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन।
on the circular scale, the diameter of the wire will be above the data. तो सबसे पहले गिवन देखो क्या क्या है, 1 mm ऑन अ मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन। 100 डिवीजन को स्क्रू गेज में रोल करने के बाद 1 mm आता है, यानी 1 mm हो गया उसका पिच। ठीक है, पिच है उसका 1 mm। 100 डिवीजन को सर्कुलर स्केल में स्पिन करने के बाद, रोल करने के बाद 1 mm मेन स्केल में हमें रीडिंग मिलता है, तो वो होता है पिच। सर्कुलर स्केल में हमें डिवीजन दिया है जो कि उसे हम n लेते हैं, वो होता है 100 डिवीजन। हमें यहाँ से लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। ठीक है ना। अब मैं देखो स्क्रू गेज की ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए पिच क्या होता है, नंबर ऑफ डिविजन्स क्या होता है, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, रीडिंग कैसे लेते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ कि पिच होता है स्क्रू गेज। अगर आपने देखा होगा तो स्क्रू गेज में जो सर्कुलर डिवीजन, यानी सर्कुलर में जो स्केल होता है, सर्कुलर स्केल होती है, उसको एक बार कंप्लीटली रोटेट करने के बाद मेन स्केल में कितना रीडिंग आता है वो होता है पिच, एक बार में। और लीस्ट काउंट को हम लिख सकते हैं पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। तो पिच हमें पता है 1 mm, नंबर ऑफ डिवीजन पता है 100, तो यहाँ से आ जाएगा 0.01 mm लीस्ट काउंट। यहाँ पे हमें मेन स्केल का रीडिंग दिया है 0 mm और सर्कुलर स्केल का भी रीडिंग दिया है 25 डिवीजन। तो जब आप मेजरमेंट करते हो, ठीक है, डिस्टेंस डी, मतलब मैं डी लेता हूँ डिस्टेंस को, तो ये होता है, इसका फार्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। दिस इज द फार्मूला। पुट ऑल वैल्यूज इन द फार्मूला। मेन स्केल रीडिंग है 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको दिया है 52 डिवीजन और लीस्ट काउंट है 0.01 mm। तो ये आ जाएगा 0.052 सेंटीमीटर distance. So the C is the right answer. Next question 53, a screw gauge, फिर से screw gauge का क्वेश्चन है, बट वो 2020 में है। स्क्रू गेज हैज अ लीस्ट काउंट, तो पहले से हमें लीस्ट काउंट दिया है 0.01 mm। काफी घटिया हैंडराइटिंग आ रही। ओके, फिर से एक बार लीस्ट काउंट दिया है 0.0 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन इन अ सर्कुलर स्केल। तो पिच पता करनी है, तो देखो सबसे पहले फार्मूला में अभी हमने पढ़ा कि लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। हमें पिच पता करनी है, तो पिच इज इक्वल टू हो जाएगा लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। लीस्ट काउंट अभी हमें पता है 0.01 और नंबर ऑफ डिवीजन होता है 50, तो यह आ जाएगा 0.050 mm। थोड़ा सा कैलकुलेशन में इसे सॉल्व करने के बाद 0.5 mm आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 54। इस अब देखो यहाँ से हम यूनिट खत्म हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर से हम अगला यूनिट शुरू करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और वहाँ से मैं आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझाऊंगा। अभी भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ आ रहा होगा। फिर क्या यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन से कुछ यहाँ पे कुछ ट्रिक लगानी होती नहीं है, सिंपल डायमेंशन को यूज़ करना है, सिंपल मैथमेटिक्स को यूज़ करना है और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के जब नया यूनिट चालू होगा तो कुछ ट्रिक भी पता होनी चाहिए। ट्रिक यानी बेसिक फिजिक्स, ठीक है। ट्रिक यानी कुछ ऐसा कुछ नहीं होता कि डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ट्रिक यानी एक बस एक सोच, अच्छी सोच फिजिक्स को फील करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो वो देखेंगे अगले अगले लेक्चर से। अभी लास्ट क्वेश्चन देखो। द स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट। तो स्क्रू गेज का हमें लीस्ट काउंट दिया है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग MSR, मेन स्केल रीडिंग दिया है 5 mm एंड 0 in a circular scale division coincide with 25 division above a reference level। तो नंबर ऑफ डिवीजन दिया है 25। इफ स्क्रू गेज हैज अ 0 एरर, देखो यहाँ पे एरर दिया है -0.004 सेंटीमीटर एंड द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज। तो डायमीटर ऑफ बॉल हमें पता करनी है। तो सबसे पहले देखो रीडिंग, यानी जो हम मेजर करते हैं उसका फार्मूला अभी हमने पढ़ा है। मेन स्केल रीडिंग नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग पे आ रहा है आपका 0.5 mm प्लस नंबर ऑफ डिवीजन है 25 और लीस्ट काउंट है 0.001। इस MSR को देखो कन्वर्ट किया है 0.5 सेंटीमीटर में और सभी वैल्यू अब 0 सेंटीमीटर में आएगी। इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.525 सेंटीमीटर, जो कि कोई ऑप्शंस में गिवन है। तो वहाँ पे आपको टिक नहीं करना है कि यहाँ पे एरर की बात हो रही है। एरर क्या होता है? देखो एरर पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। दो टाइप के एरर होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। जब स्केल, देखो आपको पता है कि दो स्केल होते हैं स्क्रू गेज में या फिर वर्नियर कैलिपर पे। मान लो एक मेन स्केल है और एक दूसरी स्केल होती है वर्नियर कैलिपर पे, वर्नियर स्केल, और स्क्रू गेज में वो जो सर्कुलर स्केल होती है। अगर वो 0 0 से मैच कर रहा है तो इसमें कोई एरर नहीं है, 0 एरर है। पर लेकिन पहले से ही अगर कुछ डिस्टेंस वो आगे हो और 0 0 से मैच नहीं कर रहा हो तो वो आपका होता है निगेटिव एरर, ठीक है। और
और अगर मान लो कि वो जो वर्नियर स्केल है या फिर सर्कुलर स्केल है, वो अगर कुछ देर बाद मतलब 0 0 से नहीं कनेक्टेड है, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव एरर। ठीक है, अगर पहले से ही वो शुरू हो रहा है तो निगेटिव एरर, और कुछ देर बाद शुरू हो रहा है तो वो होता है पॉजिटिव एरर। अगर आपने स्क्रू गेज अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जीरो एरर। अगर पहले से ही वर्नियर स्केल या फिर सर्कुलर स्केल पे हमें नंबर दिख रहे हैं तो नेगेटिव एरर होता है। और पॉजिटिव एरर कब होता है? जब कुछ समय बाद, यानी 0 0 से कोइंसाइड तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसका सिंपल देखो एक टेक्निक है कि जीरो एरर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग विथ द प्रॉपर साइन। क्या करना है हमें कि जो हमें रीडिंग दिया है, मतलब हमने सॉल्व करने के बाद जो आपको रीडिंग आया उससे उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो साइन दिया है उस साइन का भी यूज करो, यानी सब्ट्रैक्टेड विथ साइन। तो सब्ट्रैक्ट किया, साइन हमें पता है कि नेगेटिव एरर है, तो यह जाएगा प्लस 0.525 सेंटीमीटर प्लस 0.004 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.529 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आप ऐसे लिख भी ले सकते हो। अगर आपको एब्सोल्यूट एरर के बारे में नहीं जानकारी है तो सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि जीरो एरर always subtracted from reading with proper sign। ठीक है, तो आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर से मिलते हैं अगले यूनिट पे। अगले यूनिट में भी 50 या 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अच्छे से सॉल्व करेंगे, डीप जाएंगे। कुछ में न्यूमेरिकल्स आपको लॉजिक भी बताऊंगा, कैसे कैसे सिंपल लॉजिक यूज़ करने रैदर देन बिग मेथड, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है पेपर सॉल्व करने के लिए। तो लंबे मेथड को आप अवॉइड कीजिए, बेसिक अच्छा कीजिए, तो लंबे मेथड आपको जाएंगे ही नहीं, मतलब उस साइड आप जाएंगे ही नहीं। तो आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आएगा होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे।